हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो बेसिकली रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जब लाइट की एक प्रॉपर्टी पता है दैट व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स इन अ सिंगल मीडियम, एक मान लो मीडियम वन है, जब ये उसमें ट्रेवल करती है किसी भी एक डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन हमेशा हमेशा इसकी क्या रहती है, स्ट्रेट रहती है। और ये उस स्ट्रेट पाथ में इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। ये हमको लाइट की प्रॉपर्टी पता है कि जब लाइट एक ही मीडियम पे ट्रेवल कर रही होती है तो उस मीडियम में उसका जो पाथ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। विद दैट स्ट्रेट लाइन इट्स स्पीड और द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो जब ये लाइट किसी दूसरे मीडियम में, suppose there is another medium, that medium can be water, can be glass, can be anything else, okay, जब दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो उस मीडियम में इसकी स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सो सपोज दिस कैन बी एनी मीडियम, दिस कैन बी एनी मीडियम। तो लाइट एक्चुअल में है क्या? व्हाट इज लाइट? वी से इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वी कॉल इट ईएम वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। सो दैट इज ईएम वेव्स वी कॉल इट, और दैट स्मॉल बैंड ऑफ दैट ईएम वेव्स इज कॉल्ड एज द विजिबल रीजन। और उस विजिबल रीजन में अपनी क्या आती है, लाइट। लाइट के 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, सबको पता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जब किसी मीडियम में लाइट एंटर कर रही है, मतलब कि उस मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, एंटर कर रही है। तो किसी भी मीडियम में एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी या वो किस प्रोपोर्शन में एंटर करेंगे, दे डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी एंड द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, है ना। हमने चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था कि देयर इज अ परमिटिविटी व्हिच डिसाइड्स दैट हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द मीडियम, जो दूसरा मीडियम है। परमिएबिलिटी मतलब कि उस दूसरे मीडियम जब मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहे हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या होगा, या वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी या मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो सिमिलरली दैट जो दूसरा जो मीडियम है उसके पास दोनों प्रॉपर्टी होंगी, उसके पास कुछ परमेबिलिटी होगी प्लस साथ में कुछ परमिटिविटी होगी। ये दोनों मिलके डिसाइड करेंगे कि जो दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी। आइदर दैट स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज from the previous case or either that speed is going to increase as compared to the other light when the light was traveling in the previous medium। तो समझ रहे हो, ये मीडियम 2 है। जब ये पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करेगी, जब दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करेगी, तो अगर अपन पहले मीडियम को मान लेते हैं फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और फ्री स्पेस मतलब कि जहाँ पे कोई चीज रखी नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है। जैसे कि तुम्हारे जो सराउंडिंग में जहाँ कुछ भी चीज नहीं है उसको क्या बोलते हैं अपन, फ्री स्पेस। सन से मून, है ना, या सन से अर्थ, इन दोनों के बीच में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो दोनों के बीच में मीडियम क्या है, कुछ भी मीडियम नहीं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस। आइंस्टीन ने उसको ईथर बोला था, लेकिन बाद में वो साइंटिस्टों ने, दूसरे साइंटिस्टों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो दिस फ्री स्पेस इज देयर इज व्हेन देयर इज नथिंग, ओके, उसको बोलते हैं अपन फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है दैट इज मैक्सिमम, और उसको अपन डिनोट करते हैं c से, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो फ्री स्पेस में या थोड़ी बहुत कंपैरेटिवली एयर में इसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम। तो अभी जो अपन बोलेंगे फ्री स्पेस और एयर, दैट विल बी द सिमिलर थिंग, okay, free space and air both will be the similar thing. So when the light travels in free speeds, its speed remains maximum. How much? 3 × 10⁸ meter per second. But as it goes in the another medium, कोई भी दूसरे मीडियम में जा रही है, that is other than your free space, उसकी स्पीड क्या हो जाती है तुम्हारी, यहाँ पे हर एक जहाँ पे इसकी स्पीड व्हेन एज इट इज, दिस इज योर फर्स्ट मीडियम, दिस इज सेकेंड मीडियम, ये जो बाउंड्री है दोनों के बीच में, इस बाउंड्री को बोलते हैं अपन इंटरफेस। इस इंटरफेस पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे
जैसे ही इंसिडेंट रे आई और यहाँ पे स्ट्राइक किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो सपोज हियर द स्पीड ऑफ लाइट वाज v1, हियर द स्पीड ऑफ लाइट विल बिकम v2। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी तुम्हारी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट ये डिक्रीज यहीं पे होगी, उसके बाद यहां से यहां तक जब तक वो दूसरे मीडियम में है, यहाँ पे इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, हर जगह इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो जो डिक्रीज हुआ, जो स्पीड कम हुई, जो वेलोसिटी कम हुई स्पीड लाइट की, वो कहाँ पे हो रही है, एट द इंटरफेस। ओके, मीडियम के अंदर नहीं हो रही, मीडियम के पहले नहीं हो रही है, कहाँ पे हो रही है, एट द इंटरफेस ऑफ बोथ द मीडियम। और जब अपन ने मीडियम 2 रखा तो यहाँ पे ये लाइट क्या हो गई तुम्हारी, उसकी स्पीड इंटरफेस पे कम हुई। और जब वो एंटर की सेकंड मीडियम पे, तो सेकंड मीडियम में फिर से उसकी स्पीड की लाइट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। डेफिनेटली v2 will be less than v1, but it does not means it will keep on changing. This will remain constant. As this is constant, this will also remain constant. And here again it will also again it will travel in a straight line. Okay, it will again travel in a straight line. अब मान लो हम यहाँ पे कोई तीसरा मीडियम डाल देते हैं, suppose here is medium 3 and then again it is denser. Denser not means in terms of density, और हम ये ऑप्टिकल डेंसर बोल रहे हैं इसको, ऑप्टिकल डेंसर। ऑप्टिकल डेंसर मींस इन द केस व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस। कब डिक्रीज हो सकती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स क्या हो जाए, अफेक्ट होके उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाए, उस केस को बोलते हैं अपन, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो गई तुम्हारी, बढ़ गई। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जब बढ़ जाएगी, ऑप्टिकल डेंसिटी जब बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा कि इसकी स्पीड फिर से क्या हो जाएगी तुम्हारी, कम हो जाएगी। सपोज हियर द स्पीड इज v3, सो एवरीवेयर व्हेन इट इज गोइंग, तो फिर स्पीड कहाँ चेंज हुई, इस इंटरफेस पे, इस पॉइंट पे स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई, कम हो गई। जब स्पीड कम हो गई, लेकिन जैसे ही वो एंटर की तीसरी मीडियम में, हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। दैट स्पीड इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, दैट स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस चीज को अपन मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, अपन इसको देखते हैं कि इस मीडियम से इस मीडियम में स्पीड कितनी चेंज होगी। सो दैट सपोज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, ये जो रेशो आता है, ये रेशो, क्योंकि देखो v1 हर जगह पे कांस्टेंट है, v2 हर जगह पे कांस्टेंट है, तो v1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस सपोज वी आर कॉलिंग इट v1 एंड दिस सपोज वी आर कॉलिंग इट v2. Suppose if the v1 is always constant and v2 is always constant, मीन इन दोनों का जो रेशो आएगा वो रेशो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। दैट रेशो विल ऑलवेज रिमेन, इसको ये कैसा रहेगा, हमेशा तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा। और ये जो रेशो है, इस रेशो को अपन नाम दे देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड दिस मेजर, यही तुम्हारा मेजर करता है, दिस कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मेजर करता है कि तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम होना है या कितनी ज्यादा होना है। तो ये रेशो को, ये जो रेशो, दिस रेशो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम क्यों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड मीडियम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा सेकंड मीडियम यहाँ पे प्लेस नहीं करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट कम ही नहीं होगी। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट गोइंग टू डिक्रीज unless you are not placing a medium there which is optically denser than the first medium. So here what is happening, you have to place a medium which is decreasing its speed. So speed is decreased by this medium. If this medium is not there, then this speed will not change, it will remain constant. Means this ratio is coming because of your this second medium only. Okay, अब मान लो पहला मीडियम तुम्हारा ओनली एयर है, सपोज द मीडियम 1 इज योर फ्री स्पेस और एयर एंड द सेकंड मीडियम इज एनीथिंग इन केस लेट्स से दैट इज योर ग्लास और दैट इज वाटर, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो सपोज दिस इज योर सी
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, इन फ्री स्पेस इसकी स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड c, and in medium 2 it is v, suppose that is equals to nu, and that will be the refractive index of second medium. तो यहाँ पे ये जो रेशो आया, ये जो c है it is always greater, इससे ज्यादा स्पीड पॉसिबल हो ही नहीं सकती. Okay, that is the thing. The maximum speed is possible which is equals to c, and all the value of v will be less than c. मतलब ये जो रेशो है, this ratio will always going to be greater than 1. This ratio is always going to be greater than 1. मतलब कि जब भी लाइट किसी मीडियम से, मतलब एयर या फ्री स्पेस से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, then definitely its speed is going to decrease. And how many times it is going to decrease, that is represented by this nu of second medium. Okay, इधर पे v2 लिख दो. So nu of सेकेंड मीडियम. तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सेकेंड मीडियम का, जिसमें लाइट तुम्हारी एंटर कर रही है. दैट ऑफ दैट मीडियम इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो व्हाट इज दिस, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यू कैन राइट index is the number which tells that at what ratio the speed of light is going to decrease when it enters from air or free space to another medium. तो जब वो फ्री स्पेस या एयर से दूसरे मीडियम में जब वो एंटर करेगी, तो किस रेशो में उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, उस रेशो को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दैट इज व्हाट इट हैपेंस हियर. ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है जो कि ऑप्टिकली डेंसर है, तो उसमें उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी. और किस रेशो से कम होगी, उस रेशो को अपन क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल इट इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इंडेक्स मींस इट इज अ नंबर एंड it does not have any unit. No unit. Why no unit? Because it is a ratio of speed, velocity and velocity. Velocity की भी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी की भी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड. दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो देयर इज नो यूनिट प्लस नो डायमेंशन. ओके, देयर विल नॉट बी एनी यूनिट, neither there will be any dimension. So this is what is going to happen when a light enters from first medium to the second one. This is one effect. There can be other effects also. So now we are going to see those other effects also. Let's see. So now what we have seen कि एक लाइट है और वो एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही थी. Okay, in this path it was traveling, and when it was traveling in suppose in medium 1 and when it enters in medium 2, what happened? इट्स यहाँ पे जो इसकी स्पीड थी और यहाँ पे जो इसकी स्पीड थी, स्पीड क्या हो गई तुम्हारी, चेंज हो गई. तो जो सेकंड मीडियम होता है वो स्पीड को क्या कर देता है, तुम्हारी चेंज कर देता है. दिस सेकंड मीडियम इज गोइंग टू चेंज इट्स स्पीड वेयर एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम. सो दैट वाज वन केस. मान लो अगर ये तुम्हारा इस तरह का केस ना हो, मान लो तुम्हारे पास एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है और लाइट इस तरह से एंटर ना करके इस तरह से एंटर कर रही हो, then what is going to happen here? So when it will enter, so it was supposed to travel in this straight path. Okay, इस straight path में ये इसको travel करना चाहिए, लेकिन actually में ऐसा होता नहीं है. What happens there? Suppose it depends on a certain things, और ये nature में होता है. Okay, we have only discovered it. So what happens in the nature we study as it is. We cannot change it, what is happening in the nature, and that is what physics is. Okay, you cannot alter the natural phenomena. Okay, तुम वो चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे हैं तुमको as it is वैसा पढ़ना पड़ता है. So मान लो अगर यहाँ पे होता क्या है, suppose this is
your medium 1 and this is medium 2. This is called as your इंटरफेस. इसको क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री को, दोनों फेस की, इसको बोलते हैं इंटरफेस. एंड दिस इज योर इंसिडेंट रे, लेट्स सी. और इंसिडेंट रे के ये जो पॉइंट हो गया, मान लो दिस इज पॉइंट पी, दिस क्यू पॉइंट विल बिकम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और यहां पे अपन एक क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. इस पॉइंट पे अपन ने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया. लेट्स कॉल दैट एन. ओके, एन इज द नॉर्मल. सो देयर इज अ सर्टेन थिंग्स व्हिच हैपेंस. जैसे कि मान लो तुम्हारा मीडियम 1 हो. इफ सपोज इफ मीडियम 1 इज रेयरर, if this medium is rarer and this medium is denser. okay, ऐसा है. अगर मीडियम 1 तुम्हारा रेयरर है और मीडियम 2 तुम्हारा डेंसर है, तो एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे, लाइट जो होती है वो, ये नॉर्मल है, अपने ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है. ओके, ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई. और अगर तुम्हारा रेयरर, ये डेंसर है और ये रेयरर है, इसका अपोजिट है, तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है. अपोजिट इट हैपेंस. अब ये नीचे की तरफ झुकी है, अब ऊपर की तरफ चली जाएगी, मतलब दूर चली जाएगी इससे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट हैपेंस एंड दिस इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन. व्हाट इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्शन? व्हेन अ लाइट, ओके, एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. और यहां पे देखोगे तो पाथ यहां कहीं चेंज नहीं हो रहा. पाथ कहां पे चेंज हुआ, इस प्लेस पे. पाथ क्यों चेंज हुआ? द मेन रीजन ऑफ चेंजिंग पाथ इज द स्पीड. स्पीड क्या हो रही है वहां पे, डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है. तो अगर पहला मीडियम रेयरर है और दूसरा मीडियम डेंसर है, then here the speed of light will be greater and here the speed of light will be smaller. Okay, so in this case the speed will decrease when the light is entering in the denser medium, and when it is entering in the denser medium, its speed of light will decrease, and that is why it is bending towards the normal. And when the speed of light, and if suppose this is denser medium, opposite case if we take this one as denser and if we take this one as rarer, so the same phenomena, the light will, instead of going down, it will move away from the normal. This is normal, it will move away from the normal. Why? Because the speed of light will increase, but again it will not increase more than c. Okay, जैसे water से air में जा रही है, so then it is going from denser to rarer. If the light is going from water to air, okay, in that case the speed of light is going to increase, because water is denser medium and air is optically rarer medium. So this is what happens there, and this change in the direction is called as the refraction. Okay, this change in the direction of propagation is called as the refraction. So here I will write the definition of refraction. So refraction is the phenomena of light that when it enters from one medium to another medium, it changes its direction. Okay, it changes its direction. This, when the direction changes, that is called as the refraction. And the main reason, the reason of change in direction is the change in speed. ठीक है, इसको डिटेल में अपन वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे कि कैसे स्पीड चेंज होने से तुम्हारी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. अभी के लिए कुछ अपन इस तरह से समझ लेते हैं कि दिस इज वी आर कॉलिंग व्हेन अ रेयर मीडियम इज देयर एंड व्हेन देयर इज अ डेंसर मीडियम. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इफ देयर इज अ एम्प्टी ग्राउंड and you are asked to run you will run in a full speed, okay, because there is no one, that is a rarer medium. Okay, but if you are in a market,
okay, and you are asked to run, you cannot run in a full speed because that is a crowded space, so that is denser and that is rarer. So like this you can understand, but in detail we will see that same thing in the wave optics. तो यहाँ पे होता क्या है कि लाइट जो होती है तुम्हारी, जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो उसकी डायरेक्शन में क्या आ जाता है, चेंज, और उसी चेंज इन डायरेक्शन को क्या बोलते हैं अपन, रिफ्रैक्शन. And the refraction is taking place where, at the interface. It is not taking inside the medium, okay, in medium 1 or medium 2. The refraction will take place at the interface. You can write here, refraction will take place at the interface of both the medium. Okay, of both the medium. It is going to take place at the interface of both the medium. Now we will make the what we have seen. According to that we will make some rule. क्या रूल बना लेंगे अपन, जैसे पहला रूल बना ले रिफ्रैक्शन का, कि अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, so this will be the diagram. Okay, what will happen, this was the normal, it was its path on which it's supposed to go, but it has bent towards the normal, वो normal की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है. So that is a very first rule of the refraction. When a light enters from rarer medium to the denser medium, it is going to bend towards the normal. That is the first rule of the reflection. So this we can write, when a light ray enters, or you write, goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. That is the first rule. Okay, first rule is what, when a light is entering from rarer medium to denser medium, then it will bend towards the normal. This is the diagram. But if suppose it is not this case, the case is opposite. How the case is opposite? Suppose this is your rarer medium and this one is your denser medium. Okay. Suppose we have opposite. This is medium 1, this is medium 2. This is, at this point, this is incident ray, and this will be your normal, and this will be your, this is also normal. So when this medium is denser, this medium will become rarer, है ना? So when this happens, this was the path which it's supposed to follow, but after when it enter in the rarer medium, it will supposed to go in this path, but it will bend away from the normal. Normal से, sorry, हाँ, ये normal था, normal से दूर क्या हो जाएगी तुम्हारी लाइट रे, शिफ्ट हो जाएगी. That will be your refracted ray. Okay, that will be your refracted ray. So this will happen here. Okay, what is happening when an incident ray, when a light is incident from denser medium to the rarer medium, light ray will refract back, refract away from the normal. वो normal से क्या हो जाएगी तुम्हारी, दूर चली जाएगी. So you can write here, when a light goes, or light ray goes from denser medium to rarer medium, then it
bend, it bends away from the normal. And it bends away from the normal. इसमें थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर और बच गए हैं, जैसे कि ये जो नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच के एंगल क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड ऑन द अदर साइड this angle, the angle between the refracted ray and normal, is called as the angle of refraction. So when a light is going from denser to rarer medium, कौन सा एंगल बड़ा होगा तुम्हारा, refracted angle of refraction will be greater than the angle of incidence. And so you can write here, in this case angle of refraction will be greater than angle of incidence. और अपोजिट केस में क्या होगा, इसमें क्या होगा तुम्हारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ, दैट विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दीज आर टू रूल्स. ओके, ये चीजें होती है इन द रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन क्या है तुम्हारा, रिफ्रैक्शन व्हेन अ लाइट इज entering from one medium to another medium and it changes its direction, that phenomena is called as the refraction. And its rule is that when it enters from rarer to denser, it bends towards the normal and angle of incidence will be greater than angle of refraction. And when it goes opposite, denser to rarer, then it will bend away from the normal, angle of refraction will be greater than angle of incidence. This is what happens. अब इसमें कुछ और अपन देख लेते हैं. एक कंडीशन देखते हैं कि जैसे अपने पास एक एक पेयर ऑफ मीडियम है और उस पेयर ऑफ मीडियम में सपोज इफ वी आर हैविंग अ पेयर ऑफ मीडियम, okay, this is not straight line, I will draw a straight line. Suppose this is your medium 1 and this is your medium 2. Okay, and I will draw 3 normal on this. I hope you have written this. Suppose this is medium 1 and this is rarer as compared to this is denser. Okay, two mediums are there, one is rarer and another is denser. So this is the point of incidence. Suppose this, let's say here a light ray is incident, ये incident ray है and on this path it was supposed to go, लेकिन जब वो denser medium में जाएगी तो ये तुम्हारा क्या हो गया नॉर्मल के साथ, ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बाद क्योंकि वो डेंसर मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी कि नॉर्मल से अवे बेंड होगी, आइदर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे. आई थिंक यू आर सेइंग राइट. ओके, आई कैन नॉट हियर बट आई थिंक यू आर सेइंग इट दैट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, दिस नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल and this is your angle of refraction. ये केस हुआ. अब तुमने क्या किया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा कम कर दिया. Okay, you have decreased the angle of incidence. This is the angle of incidence. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा, इस पाथ पे इसको जाना था. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा, पहले से कम हो जाए, डेफिनेटली इट विल डिक्रीज, क्योंकि ये फिर से नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अगेन इफ यू विल डिक्रीज फर्दर मोर, और इसको ज्यादा और भी ज्यादा डिक्रीज कर दें अपन, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. इस पाथ पे इसको जाना चाहिए था लेकिन ये और झुक जाएगी एंड दिस विल बिकम योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, 3 केस. लेकिन मीडियम का जो पेयर बनाया अपन ने वही मीडियम है, या तो ये एयर और ग्लास ले लो तो वो मीडियम एज इट इज रहा.
तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये था। जैसे तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कम किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। और भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस कम किया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और भी ज्यादा क्या हो गया, कम हो गया। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैज डिक्रीज्ड। सो नाउ इफ we will see there is one thing, that if we see here the ratio of sin I upon sin of R, sin of angle I and sin of angle R, यहाँ पे कुछ रेशो आएगा इन दोनों का, मान लो इसको क्या बोल दें, न्यू बोल दें। वैसे ही जब अपन यहाँ पे निकालेंगे, इसको बोल दो I1 R1, इसको बोल दो I2 R2, I3 R3, है ना, तीन केस हो गए। सो I1 R1 आ गया म्यू। जब अपन साइन इस केस के लिए साइन I2 अपॉन साइन R2 निकालेंगे, और जब अपन साइन I3 और अपॉन साइन R3 निकालेंगे, तो अपन क्या पाते हैं कि हर एक केस में, दिस इज अ डिस्कवरी, ओके, हर एक केस में तुम्हारा जो रेशो आता है वो क्या आता है, तुम्हारा कांस्टेंट। मींस फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम दिस रेशो ऑलवेज कम कांस्टेंट। द साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R बिकम्स कांस्टेंट। तो चाहे वो तुम्हारे I1 R1 के लिए हो, चाहे I2 R2 के लिए हो, चाहे I3 R3 के लिए हो, तीनों केसेस के लिए जो रेशो आएगा वो तुम्हारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। दिस रेशो विल बिकम कांस्टेंट। सो मींस इफ यू विल डिक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि एक जनरल केस के लिए अपन इस फॉर्मूला को लिख लें, तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू न्यू, है ना, इसको न्यू लिख लिया। तो साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू क्या हो गया, न्यू। मतलब कि अब ये वैल्यू हर एक रेशो के लिए कैसी आ रही है, कांस्टेंट। मतलब कि एंगल चेंज करने से वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन I बाई साइन R का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दिस वैल्यू विल गिव यू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। साइन R को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन R कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू साइन I अपॉन न्यू लिख सकते हैं अपन। मतलब कि ये जो है, ये जो फैक्टर है, दिस कांस्टेंट विल डिटरमाइन व्हाट इज गोइंग टू बी द एंगल, व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन टू द एंगल R व्हेन द I विल चेंज। मतलब कि ये रेशो कांस्टेंट है, मतलब कि ये चेंज नहीं होने वाला। मतलब जब तुम I को चेंज करोगे तो तुम्हारा R भी क्या होगा, चेंज होगा। व्हेन यू विल चेंज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of refraction is also going to change because this is constant। और ऐसा ही मतलब कि जब तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑल्सो इंक्रीज। इफ यू विल डिक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज, बट लीनियरली नहीं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को 10 डिग्री बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 10 डिग्री बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 50 डिग्री बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 50 डिग्री बढ़ जाएगा, या 25 डिग्री कम किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 25 डिग्री। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। The angle of incidence will change according to the proportional to the sine of angle of I. The sine of angle R will change as compared to the sine of angle of I. वो किस रेशो से चेंज होगा, based on its trigonometric sine ratio। ठीक है, डायरेक्टली चेंज नहीं होगा कि 10 डिग्रीज अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना बढ़ गया तुम्हारा, 10 डिग्री। दैट विल नॉट हैपन। सो दिस द साइन ऑफ एंगल I will be proportional to the sine of angle, sorry, sine of angle R will be proportional to the sine of angle I, and this will determine that how much will be the angle of refraction for particular angle of incidence, because we see everywhere the ratio becomes constant। तो वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। this thing, certainly this value is not depending on any angle, but it is depending on the medium। Okay, it is depending on the medium। So this is the property of the second medium in which the light is entering, and this is also called, you may have heard about, this is called as the Snell's law। This is called as the Snell's law। Sine of I upon sine of R is always equals to constant। Okay, and this also we use as the formula for refractive index।
इसको और भी एक और तरीके से यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, दिस इज वन थिंग। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। ये अपन ने एक मीडियम के लिए लिया, मतलब एक मीडियम मीन्स एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए। अब अपन क्या करते हैं, दो पेयर ऑफ मीडियम ले लेते हैं। दो पेयर ऑफ मीडियम मतलब एक पेयर ऑफ मीडियम ले लेते हैं एयर ऑफ वाटर, एयर एंड वाटर, एंड अनदर पेयर ऑफ मीडियम वी विल टेक एयर एंड ग्लास। Okay, so two pair of medium we are going to see and we will see that how it is going to affect that. ठीक है, उसमें देखेंगे। So I think all of you have written this. Okay, अगर नहीं लिख रहे होगे तो लिख लेना, काम आ जाएगा, है ना, आप लोग के लिए ही है। Okay, so we have this अपन ने दो पेयर ऑफ मीडियम ले लिए, एक केस ये है मीडियम 1 एंड मीडियम 2। सपोज दिस इज एयर और दिस कुड बी वाटर एंड दिस इज सेकेंड पेयर ऑफ मीडियम में एयर और क्या ले लिया अपन ने, ग्लास। ओके, दिस इज वन थिंग इज हैपनिंग। तो इसमें एक लाइट तुम्हारी एंटर हुई, देयर वाज अ इंसिडेंट रे, ओके, एंड एट दैट पॉइंट यू हैड ड्रॉन अ नॉर्मल, सो दिस बिकेम योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट वाज सपोज्ड टू गो इन दिस पाथ बट इट बेंट, इसमें बेंट हो गई और ये तुम्हारा क्या आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेट्स कॉल इट I1 I। दिस हैपेंड इन फर्स्ट पेयर ऑफ मीडियम। तो मान लो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर तुम 50 डिग्री ले रहे हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इससे क्या होगा, कम, क्योंकि 50 डिग्री तो इसके साथ बनाएगा। तो मान लो ये हो गया तुम्हारा 40 डिग्री का, तो यहाँ पे चेंजेस कितने का आ गया तुम्हारा, ये जो डेविएशन हुआ कितने का एंगल, ये डेविएशन कितने का हुआ, मतलब इस पाथ पे जाना था लेकिन ये कितना बेंड हो गया, कितने डिग्री बेंड हो गया तुम्हारा डेविएशन, डेविएशन कितने का हो गया यहाँ से, दिस इज ऑफ योर हाउ मच, 10 डिग्री। दिस यू कैन कॉल इट 10 डिग्री का यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा डेविएशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ मीडियम एंड सपोज हियर द सेम थिंग इज हैपनिंग। एक दूसरे पेयर ऑफ मीडियम में तुमने फिर से उसी एंगल पे लाइट को क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है। सपोज दिस इज 50 डिग्री, ओके, दिस इज 50 डिग्री ऑफ एंगल। इसमें इसको इस पाथ पे जाना था लेकिन वो और भी ज्यादा बेंड हो गई, दिस मच हाउ इट हैज बेंड, एंड नाउ हियर दिस इज ऑफ योर एंगल ऑफ, दिस एंगल ऑफ I2 एंड दिस इज R2। R2 कितने का हो गया तुम्हारा, 30 डिग्री का, और ये तो इसमें डेविएशन कितने का हो गया तुम्हारा, 20 डिग्री का। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेम है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया तुम्हारा, अलग अलग। तो किसमें लाइट ज्यादा बेंड हो रही है, इसमें ज्यादा बेंड हो रही है, इसमें ज्यादा बेंड हो रही है। इन दिस इट इज बेंडिंग मोर, ओके, इन दिस इट इज गोइंग टू बेंड मोर। सो वेयर यू विल हैव द वैल्यू, हियर द वैल्यू ऑफ सपोज sin I1 upon sin I2, sorry, sin R2. Suppose this is equals to nu 1, and here sin I2 upon sin R2, इसको R1 लिखूं, sin I1 upon sin R1, sin I2 upon sin R, this is equals to nu 2। तो रेशो ऑफ दिस कौन से रेशो बड़ा होगा, nu1 रेशो बड़ा होगा कि nu2 रेशो बड़ा होगा। इसमें देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन छोटा है, दिस वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज स्मॉलर, एंगल I दोनों में I1 एंड I2 बोथ आर इक्वल, हियर आल्सो इट इज 50 डिग्री, हियर आल्सो इज 50 डिग्री, सो मींस हियर दिस न्यूमरेटर इन बोथ आर सेम, दिस इज आल्सो 50 डिग्री, दिस इज आल्सो 50 डिग्री, बट हियर दिस इज ऑफ 40 डिग्री एंड दिस इज ऑफ 30 डिग्री, मतलब ये रेशो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कम, सॉरी, दिस denominator will be smaller and this numerator will be greater। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये nu2 से क्या होगी तुम्हारी, कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, इसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा। जब न्यूमरेटर छोटा होगा तो nu2 की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इसमें न्यूमरेटर बड़ा है तो nu1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। सो nu2 इज ग्रेटर देन nu1। सो व्हाट इज इट मेजरिंग, ये कहां से अपन को पता चला, ये इसको अपन डायरेक्टली किससे पता कर सकते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन से। मतलब कि जितना ज्यादा तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा, जिस रेशियो में तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा,
जिसमें ज़्यादा बेंडिंग हो रही है, मतलब कि उसमें रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है तुम्हारा, ज़्यादा हो रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड उतनी ज़्यादा कम होगी और उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट इतना ज़्यादा तुम्हारा उसमें बेंडिंग इफेक्ट होगा। ओके, अ मीडियम which has the higher refractive index, that will have the higher you can say the bending power. Okay, so like if I am writing here three things, suppose the refractive index of glass and refractive index of water and refractive index of diamond. Okay, of glass suppose 1.5, of it is 1.3, and it is of 2.4 or 2.5 something it is there. So किस में सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन होगा, डायमंड में। सबसे ज़्यादा बेंडिंग इफेक्ट किस में होगा, डायमंड में। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की किस में कम होगी, डायमंड में। सबसे कम स्पीड लाइट सबसे कम किस में होगी, सबसे ज़्यादा कम चेंजेस लाइट स्पीड में किस में आएंगे, ग्लास में। सबसे कम बेंडिंग किस में होगी, ग्लास में, सॉरी नॉट ग्लास, वाटर। सबसे कम बेंडिंग इफेक्ट होगा तुम्हारा वाटर में, और सबसे कम चेंजेस आएंगे स्पीड ऑफ लाइट में, दैट विल कम इन वाटर। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। Okay, when a light goes from one medium to another medium, its speed changes, and the speed changes, so its direction also changes. तो इस चीज का बहुत ध्यान में रखना। The sole cause, the basic cause of change of direction of light, changing direction of light, is its change in velocity. Because of changing in velocity only, there is a change in direction. One more thing is there, when a light enters perpendicularly, okay, एक मीडियम में लाइट जब परपेंडिकुलरली एंटर करती है, then the angle of incidence become zero. Okay, because here only you will draw the normal. तो इस इंटरफेस पे जब वो नॉर्मली एंटर करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Okay, so there we find the refractive index in this formula, V1 upon V2. इसमें ध्यान में रखना, जो फॉर्मूला जो अपन लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, जैसे तुमको सेकेंड मीडियम का, सपोज दिस इज द मीडियम 2 एंड दिस इज द मीडियम 1, हियर सपोज द स्पीड ऑफ लाइट वाज v1 एंड हियर द स्पीड ऑफ लाइट इज v2, सो व्हाट विल बी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, यहाँ पे इसकी स्पीड ऑफ लाइट v2 है और यहाँ पे इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या है, v1 है। सो वी राइट इट v1 by v2। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहे हैं अपन, सेकंड मीडियम का। सो वी राइट इट न्यू2। ओके, लेकिन वो आ कहां से रही है, 1 से। किस मीडियम से आ रही है, पहले मीडियम से। तो इसको इस तरह से लिखते हैं न्यू2 1। तो इसको कुछ बुक्स में ऐसा लिखा है, कुछ साइंटिस्ट इसको ऐसा लिखते हैं न्यू12, कुछ इसको ऐसा लिखते हैं 1 न्यू2, कुछ इसको ऐसा लिखते हैं 1 न्यू2। लेकिन हर जगह तुम देखोगे तो न्यू के साथ हमेशा 2 जुड़ा हुआ है, तो मतलब कि वो सेकेंड मीडियम में लाइट क्या कर रही है, तुम्हारी एंटर कर रही है। ठीक है, इन द सेकेंड मीडियम द लाइट इज एंटरिंग, नॉट इन द फर्स्ट मीडियम। सो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑलवेज वी टॉक अबाउट द सेकेंड मीडियम। और कभी कभी अगर सेकेंड मीडियम नहीं लिखा है, इट इज ओनली रिटर्न म्यू जी, मतलब म्यू ग्लास, और म्यू डब्ल्यू, मीन्स ऑलवेज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर और विथ रिस्पेक्ट टू द फ्री स्पेस। दिस इज योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Okay, now one more thing happens here, let me explain that also, कि जैसे मान लो तुम्हारे पास, that is called as rule of reversibility. Okay, it is called rule of reversibility. इसमें होता क्या है, जैसे तुम्हारे पास एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, यहां से तुमने एक लेजर ली, एक सोर्स ऑफ लाइट, और यहां से इंसिडेंट कराया, है ना। तो वो जैसे ही मीडियम 2 डेंसर मीडियम है, तो इस तरह से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, है ना, लाइक दिस। सो इफ इट इज गोइंग फ्रॉम दैट पॉइंट, इफ इट इज एंटरिंग, इट विल गो देयर। ठीक है, ये तुम्हारा सोर्स था और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन या ऑब्जर्वर कह लो। नाउ इन दिस, इफ यू विल चेंज द पोजीशन ऑफ सोर्स, वो इस तरफ था, इसको उठा के अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दे, सोर्स को यहां रख दें, तो वो लाइट भी फिर वही पाथ को रिट्रेस करेगी।
मतलब कि रिवर्स डायरेक्शन में वो क्या करेगी, आएगी। फर्स्ट टॉर्च इसको यहाँ पे इस तरफ पॉइंट किया था तो वो इस तरह से जा रही थी, इस डायरेक्शन में ऐसा था। अब मान लो उस टॉर्च को अपन ने यहाँ पे रखा और इस डायरेक्शन में रखा, तो जिस पाथ पे जा रही थी उसी पाथ को क्या करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करेगी। दैट हैपन्स इन द रिफ्रैक्शन एंड दैट दिस रूल इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल और रूल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ओके, थैंक यू। And if you have any doubt related to reflection or from this video, you can put in the comment.